कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं उनके साथ बैठ ही नहीं पाती थी और ना बैठने दिया जाता था। माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है। एक सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी, उनके लिए ये सब चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा उस तरह की ज़िंदगी गुजारे जिस तरह का ये समाज है। मेरे चारों बहन भाई मदरसे जाते थे, मैं नहीं जाती थी। सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, जो भी मसले हैं ठीक है, बस मर्द की तरह ज़िंदगी गुजार लो। यहाँ पे एक मजाक बन जाते हैं समाज। और मैं वो वाहिद इंसान होंगी जो ये बात बोलूँगी कि घर से निकल के मुझे सुकून मिला। जो एक घर की एक टॉर्चर था, एक बुली था, एक ख़ानदान का एक मसला था, उससे निकल के एक मेंटली तौर पे मुझे एक सुकून मिला कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता हूँ। और कोई भी बच्चा ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करता है कि 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उसका रेप हो और बार बार रेप हो, और 9-10 साल की उम्र से उसका रेप होता रहे जब तक वो एक एम्पावर्ड। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और हर जगह जब आपको सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आपको रोटी के लिए सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़े, तो आपको माशरा सेक्स वर्कर बनाता है। आप खुद नहीं बनना चाहते। मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं एक बहुत ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से थी जिनकी सोच बहुत एक रिलीजियस सोच थी, और जाहिर है बच्चा जब उसी फैमिली में बड़ा होता है तो वो वही सोच लेके आगे आता है। तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था कि अपना जिस्म बेच के अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना। लेकिन दीन के, जो कि मैं भी मुसलमान हूँ, दीन के नाम पे ही मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मैं वो यही कहती हूँ कि उस वक्त भी छोटे से बच्चे को खाना कोई दे देता ना, कोई अडॉप्ट कर लेता ना, और हम मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो दौर आपने भी अगर कराची में उस वक्त थे तो आपको पता होगा कि कराची में रहना है तो जी अल्ताफ़ ही बोलना था सिर्फ। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। गंदे गुरु हैं, अब्यूसिव गुरुज हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ भी खड़ी होती हूँ, मैं उनके लिए भी FIRs कटवाती हूँ। को उसमें मारिया भी साहिबा ने जो है वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा, हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा उस तरह की ज़िंदगी गुजारे जिस तरह का ये समाज है, यहाँ जो एक्सेप्टेंस है। और उस मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, जो कि आज तक अनक्लियर हुआ रहा है मेरे लिए, कि जो फकियाँ हमने पी थी माँ बाप की तरफ से, वो उनका क्या हुआ। और जब मैं सर्टेन एक एज पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ने लगे थे, और उसके उस वक्त हार्मोन्स का इशू था। और तब मैंने एक सर्जरी करवाई थी नाज़ाबाद में, एक डॉक्टर हैं उनसे, और उन्होंने उस वक्त जो है वो पोस्ट्रेट कैंसर की सर्जरी मेरी की थी, और मैं एक बहुत अंडर एज बच्चा थी उस वक्त। और उसके बाद से अब तक चीज़ें बहुत सारी अनक्लियर हैं, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को जान सकें या उन चीज़ों को आगे कैरी कर सकें। जब आप पैदा हुई तो क्या ऑब्वियसली मैं था फिर उसके बाद? एक सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी, उनके लिए ये सब चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। और एक सर्टन टाइम पे 16 साल की उम्र में घर वालों की तरफ से ही ऐसा रिएक्शन था कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। आपको पहली दफ़ा एहसास कब हुआ कि आप डिफरेंट हैं? बचपन से ही मुझे ये एहसास था और वो क्या एहसास था? कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं उनके साथ बैठ ही नहीं पाती थी और ना बैठने दिया जाता था। माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है, माँ को ये बात पता होती है कि मेरा बच्चा मुख्तलिफ है। और वही बात है ना कि छोटी उम्र की बात आप लोग करते हैं, तो मुझे मेरी माँ ने कभी भी मर्दों के साथ बैठने नहीं दिया, मुझे मदरसे में नहीं डाला। मेरे चारों बहन भाई मदरसे जाते थे, मैं नहीं जाती थी। घर पे आते थे कि इनको इसको घर पे पढ़ाना है। तो वो डिफरेंट जो एक वो था, वो बचपन से मुझे फील हुआ था। सही। और बाकी लोग भी ज़ाहिर है ये डिफरेंस देखते होंगे, जाहिर है सबको और नज़र आता उनका था। क्या आपके साथ एक एटीट्यूड या बर्ताव होता था? सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, जो भी मसले हैं ठीक है, बस मर्द की तरह ज़िंदगी गुजार लो, खैर है, तुम जैसे लोगों का यहाँ पे कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। और एक फ़न हो जाता था ना, आप एक तमाशाई बन जाते हैं, आप एक मजाक बन जाते हैं समाज के लिए ना, आप एक मजाक बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, एक मजाक बन जाते हैं ख़ानदान के लिए। और मैं वो वाहिद इंसान होंगी जो ये बात बोलूँगी कि घर से निकल के मुझे सुकून मिला, क्योंकि वो जगह मेरे हिसाब से बनी ही नहीं थी। ये सच है। मैं जब निकली तो एक अलग मुझे मसलों का सामना हुआ, लेकिन उस वक्त जो एक घर की एक टॉर्चर था, एक बुली था, एक ख़ानदान का एक मसला था, उससे निकल के एक मेंटली तौर पे मुझे एक सुकून मिला कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ कि इस तरह की चीज़ें होती थी घर पर या रिश्तेदारों की तरफ से?
देखिए, मैं आपको सच बोलना चाहूँगी, मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में ज़्यादा पास्ट के बारे में बात करती नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़तरनाक ओके। होता है। हम दुनिया को ये बताने के लिए कि हम किस मुश्किलात से गुज़रे हैं या हम कितने मज़लूम हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को आप बिल्कुल एक, वो सारे आपके ट्रॉमा ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, आसान नहीं थी, और कोई भी बच्चा ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करता है कि 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उसका रेप हो, और बार बार रेप हो, और 9-10 साल की उम्र से उसका रेप होता रहे, जब तक वो एक एम्पावर्ड सिंध पुलिस की फोकल पर्सन ना बने, तब रोज़ाना रात को आपका रेप हो रहा हो, आपको सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़े ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोटी के लिए, तो ये बड़ा मसला है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप जैसी कम्युनिटी के लोग क्यों सेक्स वर्क करते हैं। मैं कभी भी सेक्स वर्क नहीं करना चाहती थी। आई डू, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जॉब से स्टार्ट की थी बहुत छोटी उम्र में, दीवा अकेडमी में एज आ हेल्पर, जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको संभालते हैं। मैंने वहाँ से नौकरी शुरू की, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और हर जगह जब आपको सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आपको रोटी के लिए सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़े, तो आपको माशरा सेक्स वर्कर बनाता है, आप खुद नहीं बनना चाहते। मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं एक बहुत ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से थी जिनकी सोच बहुत एक रिलीजियस सोच थी, और जाहिर है बच्चा जब उसी फैमिली में बड़ा होता है तो वो वही सोच लेके आगे आता है। तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था कि अपना जिस्म बेच के अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना, लेकिन करना पड़ा एक सर्टेन एज तक, जब तक मुझे, मैं ख़ुद को इतनी एम्पावर्ड नहीं समझती थी। और उस सारे दौरान मैंने अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा, और जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन किया और कुछ कोर्सेज़ किए, उसकी वजह से आज मैं नौकरी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो बस मैं इस पूरे जो पास्ट लाइफ का एक टॉपिक है, उसको मैं ये कहूँगी कि इस ज़िंदगी मैं डिज़र्व नहीं करती थी, जो इस मुल्क ने दी, मेरी फैमिली ने मुझे दी, हमारी सोसाइटी ने दी, सो कॉल्ड जो एक हमारे यहाँ इस्लामिक माशरा है, उसने जो मुझे सोसाइटी दी, वो कहीं भी इस्लामिक माशरा तो नहीं है हमारा, ये तो हम नहीं। तो नाम लगा हुआ है जब हमारे जब यहाँ पर। हमारे हमारे यहाँ पे लिए, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आज जब मैं एक एम्पावर्ड इंसान होकर बात करती हूँ, तो मुझे दीन के, जो कि मैं भी मुसलमान हूँ, दीन के नाम पे ही मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो मैं वो यही कहती हूँ कि उस वक्त भी छोटे से बच्चे को खाना कोई दे देता ना, कोई अडॉप्ट कर लेता ना। और ये बिल्कुल। हर ट्रांसजेंडर की कहानी। हाँ, इस पर हम आएंगे बिल्कुल कि ये हमारा जो एक रिलीजियस चीज़ों के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए बिल्कुल। फिर आपने कहा कि 16 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया और फिर आपको सुकून मिला, तो फिर आप कहाँ गई, सुकून कैसे मिला? मैंने उस वक्त जॉब स्टार्ट की थी दीवा अकेडमी में, और फ्रेंड्स के साथ मिलके, बिकॉज ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स को गैदरिंग के लिए एक जगह चाहिए होती थी, तो मुझे उन्होंने घर लेके दिया। घर लेके इन सेंस हमने रेंट पे लिया, और उस वक्त रेंट थे मेरे ख्याल से 5,000 रुपये, और वो भी हम बड़ी मुश्किलों से मैनेज करके वो पे नहीं, 3,500 हाँ। रेंट था, उसको हम पे करते थे। तो वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, और मैं नहीं करना चाहती थी सेक्स वर्क, सारी चीज़ें। और लेकिन उसके बाद आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और मेरा एक्टिविज़म का शुरुआत यहाँ से हुई कि हमारे मगर उस पे जैसे 16 के बाद आप घर से निकली तो कहाँ गई, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि घर से जब निकली तो मैं एक कम्युनिटी बनी होगी, कोई ऑब्वियसली कम्युनिटी। मैं कम्युनिटी में ही गई थी, और मैं थोड़ा कम्युनिटी के रहन सहन के साथ इतना अपने आप को नहीं उनमें इन्वॉल्व करना चाहती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलके मैंने एक अलग फ्लैट लिया था, और वहाँ से मैंने अपनी एक अलग, एक नई पहचान के साथ ज़िंदगी शुरू की थी। फिर वो पहचान बनाने के लिए आपने क्या क्या किया? मैं शुरू से ही थोड़ा सा अपने हक की बात करना चाहती थी, गुस्से की तेज़ होती थी। तो हमारे यहाँ इस तरह होता था कि रात को, उस वक्त सेक्टरों का दौर होता था, सेक्टर इंचार्ज का, तो जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती थी वो रात को उनको सेक्सुअल फेवर्स भी दे रही होती थी, प्लेस भी देती थी, और हम मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो दौर आपने भी, अगर कराची में उस वक्त थे तो आपको पता होगा कि कराची में रहना है तो जी अल्ताफ़ ही बोलना था सिर्फ। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम उनको जगहें भी देते थे, हम सारी चीज़ें करते थे कि हमें रहने दो, हमें बस इस इलाके में रहने दो। और उसके बाद एक दफ़ा एक इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी मेरे साथ, इन सब लड़कों ने की थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। और दिग रोड पुलिस स्टेशन था, और शारा फैसल पे है वो। और उस पे जब वो उन्होंने, जब सुना हम जो कंप्लेन लेकर आए, तो उन्होंने कहा चलो चलो, और हमें थाने से निकाल दिया था। और
वहाँ पे कुछ हम ट्रांसजेंडर्स थी, 4 जनी थी, और हमने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। फिर वहाँ एक इंसान था, उसने कहा कमिश्नर ऑफिस जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली बार एक कम्युनिटी गैदर हुई, यंग ट्रांसजेंडर्स गैदर हुई, जो कि सेक्स वर्कर्स भी थी, साथ में वो फंक्शंस पे भी जाती थी, और इन शॉर्ट वो खूबसूरत बच्चे थे। वो सब जमा हुए और कमिश्नर ऑफिस के बाहर हमने धरना दिया। पहली दफ़ा फिर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गए और डिप्टी कमिश्नर हमसे मिले थे, और यहाँ से एक आगाज़ हुआ मेरे एक्टिविज़म का। और उसके बाद फिर मैंने कभी अपने साथ ज़्यादती होने नहीं दी। अगर जिसने की तो उसको मैंने सज़ा दी। और वो सज़ा किस तरह दी? मैंने केस करती हूँ, मैं तो डायरेक्ट पुलिस, मैं कानून को बहुत फॉलो करती हूँ। ना मैं कोई इलीगल चीज़ करती हूँ, ना मैं किसी इलीगल चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, ना अपने साथ बर्दाश्त करूँगी। इवन मैं हरेसमेंट भी किसी की बर्दाश्त नहीं करती। इवन वर्क प्लेस पे मैंने बहुत जगहों पे जॉब की, और जहाँ भी मुझे ज़रा सा भी एक ऐसा सलूक, डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक फेस करने को मिला, मैंने उस पर एक्शन लिया। मैं फिर नहीं रुकी। फिर मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत जी लिया। और काम इसीलिए कर रही हूँ मैं कि वो, और मेरे पास कुछ और शायद करने को है भी नहीं। मुझे पैसा कमा के सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। और मैं उस बच्चे को सोचती हूँ जो मैं थी, और मैं और बच्चों को उन सब चीज़ों पे नहीं ले आती। इवन विद इन अ कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे माफियाज हैं जो कि ऐसा गंदे गुरु हैं, अब्यूसिव गुरुज हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ भी खड़ी होती हूँ, मैं उनके लिए भी एफआईआर्स कटवाती हूँ। मैं उस बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि एक बच्चा बड़ा होता है, बच्चा सेक्स वर्किंग में आ जाता है, और ये माशरा सेक्स वर्किंग में लाता है। लोग कहते हैं गुरु ले आते हैं, नहीं, माशरा लाता है। इसको रोकना है किसी तरह से, और मुझे लगता है मैं अभी तक कामयाब तो नहीं हो सकी हूँ। मैंने लीगली चीज़ों को बेहतर किया है, पुलिस के साथ एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। इवन जितने भी एसएसपीज़ हैं, डीआईजीज़ हैं, आईजी हैं, वो सब एक ग्रुप में हैं जिसमें कमीशन के लोग हैं, और इसमें यह एजाज़ मुझे भी हासिल है कि मैं भी उस ग्रुप में हूँ। बट स्टिल हमें रियासत को अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत और काम करना बाकी मेरा है। काम करने का मकसद है कि उन बच्चों को मैं वो ज़िंदगी ना दूँ जो मैंने गुजारी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जैसे आपने हाँ, गंदे गुरु जो हैं वो क्या होते हैं, वो हाँ, क्या करते हैं गंदे गुरु? बेसिकली देखें, जब पावर किसी भी इंसान को आती है ना, ये एक इंसानी फितरत का मसला है, ये किसी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मसला नहीं है, इंसानी फितरत का मसला है। जब आप पावर होल्ड करते हैं तो आप नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। और मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे को सेक्स वर्किंग में डालना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और अपने घर के कपड़े हम अपने घर में खुद ही धोते हैं, तो मैं तो उसके लिए बिल्कुल एफआईआर्स कटवाती हूँ, उनको सज़ाएं दिलवाती हूँ, और ऑब्वियसली उसके बाद माफ़ीनामे भी हो जाते हैं, बट एक बेंचमार्क आ जाता है। और मेरा यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें। ऐसे नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी को बख्श दें और सिर्फ मर्दों को और सिर्फ औरतों को ही हम सिर्फ टारगेट करें। नहीं, हमारे अपने लोगों में भी कुछ मसले हैं और उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली दुरुस्त इतनी जल्दी नहीं कर सकते, बट वक्त लगता है, बिल्कुल। जो बात आपने की कि जी अपनी कम्युनिटी को भी सुधारना है और ज़ाहिर है बाकी लोगों को भी एक शऊर देना है, ये एक मुश्किल काम है और ये एक लंबा काम है। अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले सर्कुलेट कर रही थी जिसमें कोई गुरु था और मैं उसमें उसके एक बारे में ज़रूर बात बच्ची करना थी और वो चाहूँगी। उसको हाथ लगा रहा था और बता रहा था कुछ सेक्स वर्किंग टाइप बात थी कुछ। मैं अब इसमें बताती हूँ आपको। उसमें मारिया भी साहिबा ने जो है वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये गुरु चेला सिस्टम, ये इट्सेल्फ एक माफिया है, और ये बच्चों को इस तरह कर रहा है, ये देखिए आप वीडियो, और इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना है और मैं एक लीगल एक्शन लूँगी। आपने वीडियो बना ली, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वो वीडियो मेरे पास आई। मैंने जो हमारी शेर बानो नकवी हैं जी पंजाब पुलिस जी। की, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा मैडम ये केस है, और ये केस आपके थाने में इस जगह रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन सुलहनामा हो गया है, इसको आप सज़ा दें। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच आज़ादी। पहले भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने हमारी हेल्प की है। उन्होंने उसी रात बच्चे को रिकवर किया, जो जो गुरु थी उनको गिरफ्तार किया। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, इफ़ यू वांट जी आई विल जी। शेयर विथ यू। और ये मैडम ने एक्शन लिया। मेरा एतराज़ इस बात पे था कि हम खड़े हैं, चाहे ज़्यादती बच्चों के साथ बाहर मदरसों में होती है, स्कूलों में होती है, कॉलेजेस में होती है, ख्वाजा सरा सोसाइटी में होती है, हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं।
मारिया भी एक पोजीशन होल्ड करती हैं, एक पावर होल्ड करती हैं, मिलियंस में उनकी वीडियोस जाती हैं। आप फाइनेंशियली भी बहुत एक एम्पावर्ड औरत हैं। आपने क्या किया? आप सिर्फ वीडियोस बनाती हैं। ये बहुत आसान है कमरों में वीडियोस बनाना। लेकिन वीडियो बनाना एक अवेयरनेस है ना, मतलब एक देखिए, शख्स आपने कहता है कि awareness जी दी, मैं नहीं, हम भी तो नहीं। यहाँ वीडियो ही बना रहे हैं ना, नहीं, देखिए, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। आप एक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप जिसकी वीडियो में आपके साथ मैं भी हूँ और मैं ग्राउंड पे काम भी करती हूँ। बातें नहीं करनी ना सिर्फ। वो उस बच्चे को, क्या वो शेरवानों को कॉल नहीं कर सकती थी? क्या वो पंजाब में रहती है, मैं कराची में रहती हूँ, मैं सिंध में रहती हूँ, मैं सिंध का बच्चा हूँ। मैं क्यों पंजाब के मसले हल कर रही हूँ? आपको मसला उसी वीडियो के साथ हल करना चाहिए था। हाँ, अब ये उनसे पूछा जाए कि भाई आपने 3 क्या दिन किया, आप क्या तो बता करती सकते हैं कि क्या रहे? किया उन्होंने। और उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाई हो, वाह हमारी वीडियो की वजह से ये काम हुआ। नहीं, आपने लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपकी वीडियो चलती चलती 4 दिन बाद आपको पता है सारी वायरल वीडियोस खत्म हो जाती हैं, कोई दूसरी वायरल हाँ, कोई वीडियो दूसरी आ वायरल जाती वीडियो आ है। जाती है। लेकिन आप इतनी सेंसिबल अगर होती और आपका मकसद बाकी बच्चे को बचाना होता, तो आप बच्चे के लिए कुछ तो करती। हाँ, ये उनसे आप पूछा जाती जाना ना। चाहिए। एक और ट्रांस बच्चा था जो 9 साल का था और आइस पीता था, उसको भी मैंने रिकवर करवाया था। आई वाज इन लाहौर और मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलना होता है। रियासत के साथ हुकूमती इदारे हैं, बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, चाइल्ड ब्यूरो के पंजाब में है। आपने कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत एतराज़ है कि आप अपने एक फेम के लिए आप एक पूरी कम्युनिटी की गर्दन काटने पे तैयार हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, आपने खुद आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम देखें, है। ठीक है, अगर ठीक है, अब आपकी भी मुझे वही बात लग रही है कि प्रॉब्लम हमारे में है। प्रॉब्लम आपके बच्चे वैसे कितने जो हैं वो रेप होते हैं। सारिम केस में कौन था?